भारतीय एक कीड़े को भी नहीं मार सकते। अंग्रेजों को तो कतई नहीं मार पाएंगे, इसीलिए उन्हें अंग्रेजों के सामने खड़ा करना मैं एक मजाक समझता हूँ। उसने लॉर्ड इरविन को सलाह दी थी कि गांधी को गोली क्यों नहीं मार देते। दोस्तों, हिटलर को लेकर पूरी दुनिया में ये बात फैली हुई है कि हिटलर भारत और भारतीयों का समर्थक था। जर्मनी के साथ साथ पूरी दुनिया में तानाशाह और जालिम लीडर्स की लिस्ट में एडोल्फ हिटलर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। पूरी दुनिया में उसकी तानाशाही के चर्चे हैं। हालांकि आज भी पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हिटलर को पसंद करते हैं और उसकी नीतियों को अपनाते भी हैं। लेकिन हिटलर का मानना था कि भारतीयों की नस्ल बेहतरीन नस्ल है। लेकिन क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया भर में फैली ये बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित है। ये बात बिल्कुल झूठ है, बल्कि इसके उलट हिटलर भारतीयों से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था। आखिर क्यों हिटलर को भारतीयों से इतनी ज्यादा नफरत थी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट करके बताएं कि पूरी दुनिया में किस इंसान को दूसरा हिटलर कहा जाता है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के दौर में हिटलर उस इंसान को कहा जाता है जो बहुत ही क्रूर और निर्दयी किस्म का इंसान होता है। दरअसल जब हिटलर महज 3 साल का था तब उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी चला आया था और उसका पूरा बचपन जर्मनी में ही बीता। हिटलर की अपने पिता से नहीं बनती थी क्योंकि उन दोनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था, और इसी वजह से हिटलर बचपन से ही एक बेहद ही गुस्से वाला इंसान था। जब हिटलर के माता पिता की मौत हुई तो हिटलर पूरी तरीके से बदल चुका था और जर्मनी के राष्ट्रवाद में इंटरेस्ट लेने लगा था। और कुछ सालों बाद 1913 में हिटलर ने वियना शहर छोड़ दिया था और 16वीं बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गया था, जिसके बाद हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी शामिल हुआ था। जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1919 में एक सैनिक जिसका नाम अर्नाट रोहम था, उसकी मदद से हिटलर को म्यूनिख शहर में एक सेना के राजनीतिक अधिकारी के रूप में रोजगार मिला और यहीं से उसके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी हुई थी। 1920 में उसे जर्मन वर्कर पार्टी का प्रोपोगेंडा चीफ बनाया गया और आने वाले महीनों में उसने पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रखा, यानी नाजी रखा। अप्रैल 1920 में उसने म्यूनिख के एक हॉल में पार्टी वर्कर के सामने एक स्पीच दी। यहाँ उसने एक सवाल पूछा कि मुट्ठी भर ब्रिटिशों ने आधी दुनिया पर राज कायम कर लिया है, कैसे? इस पर हिटलर ने खुद ही जवाब दिया और कहा, हमें यानी कि जर्मनी को भी ऐसा ही करना है। ये इतिहास का वही दौर चल रहा था जब ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा किया हुआ था। अपनी इस स्पीच से ठीक 1 महीना पहले हिटलर ने एक और स्पीच दी थी और उसमें उसने कहा था कि ब्रिटिश भारत के कपास और रबर के निर्यात के साथ साथ भारतीयों का खून भी चूस रहे हैं और भूखा रहने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या उन्हें ऐसा करने का हक है? अपनी एक स्पीच में एक तरफ तो वो ब्रिटिशों की तरह काम करने को कह रहा था और दूसरी तरफ उनके काम की बुराई भी कर रहा था। इसलिए पार्टी वर्कर्स को समझ नहीं आया कि आखिर हिटलर की कौन सी बात माने और कौन सी बात न माने। तब उसने अपने दोनों सवालों का जवाब एक ही शब्द में दिया, पावर। उसने कहा, सारा मामला ताकत का है। अंग्रेजों के पास ताकत थी, इसीलिए वो भारत के लोगों पर राज कर पाए हैं और उन्हें ऐसा करने का हक भी है, क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं उसे अधिकार की बात करने का कोई हक नहीं है। और यही वो टाइम था जब हिटलर की तानाशाही का दौर शुरू हुआ। इसके बाद उसने कहा, जर्मनी के पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है। अपनी ऑटोबायोग्राफी मैन कैंप में उसने इसी बात को एक दूसरे तरीके से भी कहा है। वो लिखता है, या तो जर्मन वर्ल्ड पावर होगा या होगा ही नहीं। म्यूनिख पार्टी मीटिंग में उसने एक और सवाल किया, अंग्रेजों के पास शक्ति आई कहां से? इसका जवाब देते हुए उसने कहा, नस्ल। ब्रिटिश भारत पर इसलिए राज कर पाए हैं क्योंकि वो बेहतर नस्ल के लोग थे। अब ये बात थोड़ा चौंकाने वाली है क्योंकि हिटलर आर्यन नस्ल को सबसे बेहतर मानता था और तब ज्यादातर इतिहासकार मानते थे कि भारत के लोग भी आर्यन नस्ल के ही हैं। तो फिर हिटलर भारतीयों को अंग्रेजों से नीची नस्ल क्यों बता रहा था? इसके लिए हमें हिटलर के 2 सहयोगियों के विचार समझने होंगे। पहला स्टुअर्ट चेम्बरलेन और दूसरा अल्फ्रेड रोजनबर्ग। स्टुअर्ट चेम्बरलेन नाजी शासन में एक बड़ा फिलोसोफर माना जाता था और वही हिटलर का गुरु भी था। रेसिज्म का विचार हिटलर को चेम्बरलेन से ही मिला था, लेकिन चेम्बरलेन के पास ये विचार कहां से आया? हालांकि चेम्बरलेन बहुत पहले से ही नस्लवाद का समर्थक रहा था, लेकिन जब 1888 में उसे भारतीय धर्मशास्त्र पढ़ने का मौका मिला तो उसने इसी नजर से इंडियन फिलोसफी को भी देखना शुरू कर दिया। यूं तो रेसिज्म की थ्योरी वो पहले से ही डेवलप कर चुका था, बस दूसरे सोर्स से अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश में था। 19वीं सदी के मध्य में विलियम जोन्स नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने अपने शोध में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में बहुत सारी समानताएं पाई थी और इन्हीं भाषाओं को बोलने वाले लोगों को उसने नाम दिया था आर्य। यह शब्द जो अब तक भारत में वैदिक परंपरा से जुड़ा था वो एक नस्लीय पहचान बन गया। भारतीय ग्रंथों को पढ़ने के लिए चेम्बरलेन ने संस्कृत सीखी। वेद पढ़कर वो बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन इनके बावजूद कई अच्छी बातों को छोड़कर उसने जाति प्रथा को पकड़ लिया। नस्लीय बंटवारे के रूप में जाति प्रथा उसे बड़ा लॉजिकल सिस्टम लगा, जिसमें सुप्रीम नस्ल के लोग सबसे ऊपर और कमतर नस्ल के लोग
नीचे थे। उसने दावा किया कि सुप्रीम आर्य लोगों ने वेदों को लिखा है और दुनिया को आगे बढ़ाने की फिलोसफी दी है। जिस दूसरे इंसान ने हिटलर को प्रभावित किया वो था अल्फ्रेड रोजनबर्ग। 1920 में हिटलर की रोजनबर्ग से मुलाकात हुई और हिटलर ने उसे नाजी पार्टी के मुख्य पत्र का एडिटर नियुक्त कर दिया। इस मुख्य पत्र के जरिए नाजी पार्टी ने जातिवाद के विचार को खूब आगे बढ़ाया। चैम्बरलिन की तरह ही रोजनबर्ग को भी भारतीय इतिहास और संस्कृत भाषा में इंटरेस्ट था। उसने भी वही सिद्धांत आगे बढ़ाया और घोड़ों पर बैठकर नीली आंखों वाले जर्मन लोग भारत में घुसे और वहां काले लोगों पर अपनी सुपीरियरिटी कायम की। एक बार एक रैली में हिटलर ने कहा था कि भारतीय चल भी नहीं सकते, अंग्रेजों ने ही उन्हें सिखाया है कि चलना क्या होता है। यहाँ तक कि हिटलर ने कहा कि भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए एक मॉडल है और इंडिया इस बात का उदाहरण है कि एक गुलाम नस्ल के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आज़ादी के आंदोलन को लेकर उसका मानना था कि बेहतर नस्ल के खिलाफ नीची नस्ल के लोगों का विद्रोह था। इंडियन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हुए उसने लॉर्ड इरविन को सलाह दी थी कि गांधी को गोली क्यों नहीं मार देते। बात गांधी की नहीं थी बल्कि हिटलर का मानना था कि भारतीय नीची नस्ल के लोग हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी हिंसा जायज है। ऐसा भी माना जाता है कि हिटलर ने भारतीयों की मदद भी की थी। मई 1942 में नेताजी बोस और हिटलर की मुलाकात हुई थी। इससे पहले भी नेताजी कई बार हिटलर से मिलने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हिटलर उनसे मुलाकात को तैयार ही नहीं हुआ। भारत की आज़ादी में उसे कोई विशेष लगाव नहीं था, लेकिन जब अमेरिका युद्ध में उतरा तो ब्रिटेन को उलझाए रखने के लिए उसने भारतीय आज़ादी के आंदोलन पर ध्यान दिया। नेताजी बोस के साथ मुलाकात के दौरान भी अधिकतर समय तक वो ही बात करता रहा और नेताजी को इस मीटिंग के दौरान एहसास हुआ कि हिटलर उनके थ्रू प्रोपेगेंडा वार जीतना चाहता है बजाय मिलिट्री वॉर के। वर्ल्ड वार के अंतिम दिनों का एक किस्सा है जिसे सुनकर आपको बेहतर समझ में आएगा कि हिटलर भारतीयों के प्रति क्या विचार रखता था। साल 1945 जर्मनी हार की कगार पर खड़ा था और हिटलर के सहायक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्हें अब भी लग रहा था कि अगर भारत में विद्रोह चरम पर पहुंच जाए तो ब्रिटेन कमजोर हो सकता है। मार्च महीने में हुई एक कॉन्फ्रेंस में हिटलर के सामने एक जनरल ने इंडियन लीजन यानी आजाद हिंद फौज का जिक्र किया। इंडियन लीजन यूरोप में भारतीयों से बनी एक यूनिट थी जो तब जर्मन सेना का हिस्सा हुआ करती थी। इसे नेताजी सुभाष ने गठित किया था। तब हिटलर ने जवाब दिया, इंडियन लीजन एक मजाक है और भारतीय एक कीड़े को भी नहीं मार सकते। अंग्रेजों को तो कतई नहीं मार पाएंगे, इसीलिए उन्हें अंग्रेजों के सामने खड़ा करना मैं एक मजाक समझता हूँ। इससे बेहतर तो यह है कि उनसे मजदूरी कराई जाए, वो इसी के लायक हैं। हिटलर के इस बयान से बात साफ थी कि हिटलर भारतीयों से लगाव नहीं बल्कि उनसे नफरत किया करता था और वो ये मानता भी था कि ऊंची जाति के लोग ही राज करने के हकदार होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही मज़ेदार जानकारी पाते रहने के लिए।